हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 10वीं क्लास के इस बैच में हम लोग इतिहास के, हिस्ट्री के कुछ ऐसे घटना के वर्ष याद रखेंगे। कौन से घटना किस वर्ष में इतिहास में हुई, इसको आप सभी को याद रखना है। बात समझ गए? तो प्रमुख घटना जो है, हम केवल उस प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि वो प्रमुख घटनाएं क्या है। तो देखिए, आपके बोर्ड पर जो है बहुत सारे प्रमुख घटना जो है वो लिखा हुआ है। वो ये है कि पहला चीज देखेंगे कि लेनिन का जन्म। आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि लेनिन जो है कहाँ के सम्राट थे, बताइए। लेनिन कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। और इस लेनिन का जन्म जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। खूनी रविवार। देखिए, आप सब खूनी रविवार की घटना को याद रखिएगा। इतिहास में जो है बोर्ड परीक्षा में बराबर ये आता है। आप सभी को पता होगा कि राजा के दरबार में रूस के जनता जो त्राहिमाम हो गए थे गरीबी भुखमरी से, तो वो सब गए थे रोटी मांगने के लिए कि हम लोग भूखे हैं, हम लोगों को भोजन चाहिए, कोई व्यवस्था कीजिए। लेकिन राजा के सिपाही को गलत जो है संदेश चला गया। राजा का सिपाही सोचा कि ये हजारों लोग आ रहा है हमारे महल को लूटने के लिए, हम लोगों को मार देंगे। तो राजा का सिपाही जो है वो सब निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया। और वहाँ किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, महिलाएं थी और उन सब का हत्या हो गया। बेगुनाह लोगों की हत्या हो गई। वो दिन रविवार का दिन था और तारीख 9 जनवरी था, इसीलिए हम उसे खूनी रविवार कहते हैं, या उसे हम लोग जनवरी का घटना भी कह सकते हैं कि जनवरी का घटना कब हुआ था। देखिए, और ये हुआ है 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 आदमी। 1905 ईस्वी से एक और बात हमको याद आता है कि 1905 ईस्वी में ही रूस जो है वो जापान से एक लड़ाई हार गया था। 1904-05 में रूस और जापान के बीच लड़ाई हुआ और जापान छोटकी सा देश, रूस उतना बड़ा देश, उसको हरा दिया। अब उससे उसके जनता को और भी मतलब एकदम मनोबल टूट गया है। हम इतना बड़ा देश हैं, आई छोटू सा जापान जो है हमको हरा दिया। तो इससे रूस के जनता में भी बहुत बड़ा राजा के खिलाफ आक्रोश था। और जानते हैं, जापान जो है रूस के फार्मोसा नाम का एक द्वीप था, उस द्वीप मतलब टापू समुद्र के अंदर, उसको जीत लिया था। जापान अपने में मिला लिया। रूस उतना बड़ा देश का जमीन जीत लिया। पक्का जैसे कहते हैं ना कि हाथी से चूहा लड़ने चला गया, है ना। तो रूस हाथी जैसा है और जापान चूहा जैसा था। लेकिन जापान जो है उस टाइम में भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। उतना बड़ा देश को, हाथी जैसा विशाल देश को जापान हरा दिया, है ना। तो हम लोग जो है, जापान जो है हमारे जो है मित्र देश है। जापान हमारे कौन सा देश है? मित्र देश है। हमारे जापान के प्रति गौरव सम्मान है। आप सब आदमी जानते हैं हीरो और होंडा मोटरसाइकिल, हीरो होंडा। तो हीरो इंडिया का कंपनी है और होंडा जापान की कंपनी है। दोनों मिला करके बना हीरो होंडा। समझ में आया? कोई पूछ देगा होंडा कंपनी कहाँ का है, क्या कहेंगे? जापान की। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। भारत में मेट्रो ट्रेन जो बना है बाबू, वो मेट्रो ट्रेन के जन्मदाता कौन है? जापानी है। भारत में आपको मित्र होने के नाते जापान ही जो है खुदाई करके आपको मेट्रो ट्रेन का सुविधा चला दिया, है ना। चलिए, आप देखिए सोवियत संघ का विघटन। आप सब जानते हैं कि रूस बहुत बड़ा देश था और वो बहुत बड़ा देश यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और इसका विघटन हो गया, मतलब एक देश टूट गया। टूट गया कितने भागों में? 15 देश बना उससे। कितना देश बना? 15 देश। उसके बाद भी रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश बचा हुआ है। तो रूस का टुकड़ा टुकड़ा कब हुआ? 1991 में। क्या वो देश बना? 15 देश बना। रूस का पुराना नाम क्या है? यूएसएसआर। पुराना नाम क्या है बाबू? यूएसएसआर, है ना। देखिए, फ्रांस की महान क्रांति। फ्रांस की क्रांति, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना लेकिन फ्रांस की क्रांति नहीं भूलना, क्योंकि गरीब आदमी के लिए और इस किसान मजदूर लोगों के लिए जो आज नेता, लीडर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, उन सभी के लिए फ्रांस की क्रांति जो है देन है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि फ्रांस में जो है पहले वंशागत चलता था, पूरा दुनिया में ही ऐसा ही चलता था। राजा
उसके पुत्र राजा, फिर उसके पुत्र राजा, उसके पुत्र राजा, ऐसी प्रथा थी। फ्रांस में बुर्बो वंश का जो है शासन चल रहा था, लेकिन वहां पर जो है एक क्रांति हुआ और वो क्रांति दुनिया को तहस नहस कर दिया और कहा कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा उसी का सरकार होगा, वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। समझ में आ गया? अगर गरीबों की संख्या ज्यादा है तो गरीब में से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अब समझ में आ गया? वहां ये चीज चला कि अगर गरीबों की संख्या, बोल्शेविक की संख्या सबसे ज्यादा था तो कहा गरीब आदमी में से प्रधानमंत्री बनेगा, तब ये गरीब आदमी का क्या होगा? कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखिए आगे देखिए, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध के बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए। क्रीमिया का जो लड़ाई हुआ था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की, ये 4 गो देश एक पार्टी में था और ये काला सागर के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था? जानते हैं अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, आप विश्व के मानचित्र में देखेंगे यूक्रेन के जस्ट नीचे में है काला सागर और यूक्रेन भी रूसे का पार्ट था, वही 1991 में टूट करके अलग हुआ है। समझ गए ना? सब जो टूटा है ना तो यूक्रेन अलग हुआ है, सब अलग अलग देश बना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कहते हैं ना सब उधर ही बना। देखिए ये देखिए फ्रांस की महान क्रांति, क्रीमिया का लड़ाई, इसमें 4 देश एक पार्टी में था और रूस जो है वो अकेले एक तरफ था। ये 2 वर्ष तक, 2 साल से ज्यादा युद्ध चला। कितना से ज्यादा चला? 2 साल से ज्यादा ये युद्ध चला। देखिए जुलाई 1853 में क्रीमिया का युद्ध चालू होता है और सितंबर 1855 में क्रीमिया का युद्ध खत्म होता है। 2 साल से ज्यादा ये लड़ाई चला, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। ये मूर्खतापूर्ण युद्ध था। क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ाई कौन था? कहेंगे क्रीमिया का लड़ाई। रूस को ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए या बाकी देशों का भी। 2 साल तक लड़ाई हो गई या कोई नतीजा नहीं हुआ। तो याद रखना बाबू, क्रीमिया का लड़ाई कब हुआ था? 1854 में, इसीलिए 53 से 55 में 1854 याद रखना है। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? तो नियुक्त हुआ तो 1862 में। बिस्मार्क जानते हैं? अरे 20 को मारने वाले, वो तो सबको मार पीट करके कहते थे कि जो हम कहेंगे वही करो, तुम लोग जो कहेगा वो नहीं करेंगे। ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क का है और बिस्मार्क ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसका नीति? रक्त और लौह का मतलब समझते हैं? अरे रक्त माने खून और लौह माने तलवार। तलवार लोहा का बना होता है ना? जी सर। रक्त और लौह की नीति। रक्त माने क्या होगा? खून, और लोहा मतलब तलवार। तो तलवार के बल से भले खून निकल जाए, लेकिन जो हम कहेंगे वही करो, नहीं तो तलवार से काट देंगे। समझ में आ गया? यही बिस्मार्क की नीति थी। बात समझ गए? और भारत में भी गयासुद्दीन बलबन नाम का मतलब शासक हुए हैं मुगल वंश में, जिन्होंने जो है यही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। जबरदस्ती जो कहेंगे वो करो, अगर नहीं तो तलवार के बल पर गर्दन उतार देंगे। ऐसा नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाया और तब पूरा जर्मनी को एक कर दिया। जर्मनी में बहुत राज्य था, अलग अलग छोटे छोटे राज्य था। जैसे अपने इंडिया में बिहार है, यूपी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये अलग अलग है ना। तो वहाँ भी अलग अलग ऐसे राज्य था, एक देश नहीं था, अलग अलग राज्य था। सबको जोड़ दिया, कहा है सब एक में आ जाओ, और नहीं आया तो रक्त और लौह की नीति अपनाया कौन? बिस्मार्क। 20 को मार के, है ना। इटली का एकीकरण देखिए 1862 इटली, नाम सुने हैं मुसोलिनी का? जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी। तो इटली भी अलग अलग था, उसका जो एकीकरण हुआ वो 1870 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के इटली के एकीकरण का नायक कौन थे? इटली के एकीकरण के नायक कौन थे? तो नहीं, मुसोलिनी नहीं। इटली के एकीकरण के टाइम में आपको याद होगा गैरीबाल्दी, मेजनी, कॉन्टकाबूर, गैरीबाल्दी, मेजनी, कॉन्टकाबूर, ये सब इटली के एकीकरण का हीरो है। गैरीबाल्दी क्या कहेंगे? गैरीबाल्दी, मेजनी और कॉन्टकाबूर। कॉन्टकाबूर ये इटली के एकीकरण का हीरो 1870 में। जस्ट 1 साल के बाद, कितने दिन के बाद बाबू? 1 साल के बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है 1871 में। समझे? 70 में इटली और 71 में जर्मनी। अरे 70 में, 1870 में इटली, 1871 में जर्मनी का एकीकरण। देखिए
कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818। कैसे याद रखेंगे? 1818। कार्ल मार्क्स 1818, कार्ल मार्क्स 1818, कार्ल मार्क्स 1818। जब ये कार्ल मार्क्स आए थे, 1818 कार्ल मार्क्स, है ना? काल को मारने वाले, काल को मारने वाले। देखिए, माइली गांव की घटना, हत्याकांड या घटना भी कहते हैं, माइली गांव की घटना। ये बाबू 1968 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1968 में। ये वियतनाम की कहानी है। ये बड़ा डेंजरस कहानी है, इतिहास में जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना? महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ये अमेरिका का सेना जो है बहुत बर्बरता से पेश आया, है ना? अच्छा मतलब नहीं किया। ये गांव है, माइली नाम का ये गांव है, वहां पर जो है वहां का सैनिक जो है अच्छा से पेश नहीं आया, सब लोगों के साथ गलत मतलब ये किया। तो वही घटना जो है माइली गांव के घटना के नाम से जाना जाता है, जो 1968 ईस्वी में हुआ है। भारत आजाद हो गया उसके बाद ना 1968 ईस्वी में हुआ है ऐसा घटना, समझ गए ना? एक गांव में जा करके सैनिक सब जो है लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, इसीलिए ये बहुत फेमस है ये घटना। आगे देखिए, हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हो जाता है? तो बस माइली गांव के घटना के 1 साल बाद हो ची मिन्ह का मृत्यु कब हो जाता है? और माइली गांव के घटना होने के 1 साल बाद 1969 ईस्वी में जो है माइली गांव की घटना जो है वो हो जाता है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। कौन किया था स्थापना? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? कब किए? 75 में। कब किए? 1875 में। ओके। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। याद रखना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, इधर स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में, है ना? हमारे देश के 2 हीरो, एक दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और एक कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में जो है भाग लेते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट के आए? 1915। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी जानते हैं? 1800। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं है अपने देश में, भाजपा पार्टी जानते हैं, है ना? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम। क्या बोलेंगे? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, है ना? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नाम था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। पहला अध्यक्ष 1885 में जो बना, तो प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या याद रखोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी, है ना? बनर्जी, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना? चलिए इधर देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1900। कैसे याद रखेगा, हम समझा देते हैं। देखो, गांधी जी लौट के कब आए? 1915। 1 साल बाद लखनऊ में किसान महासभा हुआ। 1 साल बाद लखनऊ में क्या हुआ? जिसमें गांधी जी को भी न्योता दिया गया था, जिसमें मदन मोहन मालवीय थे, वहीं पर लखनऊ समझौता होता है। वहीं पर क्या होता है? लखनऊ समझौता। गांधी जी का चंपारण, चंपारण कहाँ है? बिहार की धरती। चंपारण कहाँ है? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए, तो सबसे पहले बिहार के धरती से ही शुरू हुआ था आजादी की लड़ाई। यही है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। और यहीं पर पढ़िएगा, यहीं पर पढ़िएगा तीनकठिया प्रथा। क्या पढ़िएगा? तीनकठिया प्रथा पढ़िएगा। तीनकठिया प्रथा जानते हैं? 3/20, 3/20, 3/20 का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? देखिए, 3/20 याद रखिएगा, इसी का नाम है 3 कठिया। अरे 20 कट्ठा जमीन में, 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना पड़ता था, जबरदस्ती अंग्रेज कराता था, है ना? 20 कट्ठा माने 1 बीघा, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ेगा। अंग्रेजों सब व्हाइट कपड़ा में पहनता था, ये देखिए सफेद वस्त्र दिखाता है,
तो नील चाहिए ना उसको लाइट के लिए, तो नील डाल के पहनता था। इसीलिए अंग्रेज का ज्यादा नील की जरूरत था, इसीलिए अंग्रेज की हमारे यहाँ जबरदस्ती नील की खेती कराता था। गांधी जी आए चंपारण और सत्याग्रह किए, इस प्रथा को बंद करवाए। चलिए, रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून। अब बता देते हैं ये क्यों था काला कानून। तो कहा गया न कोई अपील, क्या कहा गया? ना कोई अपील, न कोई दलील, ना कोई